Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today again I'm posting a new video and I'm gonna answer your queries, whatever question you asked in the last video. I'm gonna clarify your doubts. जो भी आपने पूछा था तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा जो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रहा बहुत लोगों को पासपोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन का है, जैसे जिसके चेंजेस हुए थे उसके लिए मैंने आपको बताया, अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगर किसी ने न्यू पासपोर्ट अप्लाई किया, पुराना अलग है और उसका, तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि एक किसी कैंडिडेट को तो ऐसा बोल दिया कि अपने सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो भी हैं उसमें चेंजेस करके लाओ। पर आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक बार आप एम्बेसी में ईमेल करके कंफर्म कर लें उन लोगों से। जैसा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर किसी का पासपोर्ट चेंज हुआ है, रिन्यू करा रखा है जिसने, तो उसके बाद एक ईमेल लिख दें कि हम कौन सा पासपोर्ट यूज़ करें। अगर वो लोग आपको अलाउ करते हैं, अगर ऐसा कहते हैं कि आप दो पुराने पासपोर्ट से रजिस्ट्रेशन कर लें और नया पासपोर्ट दिखा लें, तो वेल एंड गुड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अगर वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो आपका न्यू पासपोर्ट आपको इशू हुआ है और तो वही पासपोर्ट का आपको सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, फिर आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका एजेंट है उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्या पता आपका चेंज करके दे, डॉक्यूमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करके दे ऐसा। फिर वही ऑफिस में सारा पूरे चेंजेस वगैरह होते हैं उसके, तो देखें उसमें क्या होता है। अगर आपका एजेंट बोलता है कि आपका कुछ मिनिमल मिनिमल थोड़ा चार्ज लगा के आपके चेंज कर देता है सारे, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ तो फिर अगर अगर ऐसा बोलेगा कि फ्रेश जो आपका वर्क परमिट इशू होता है उतने चार्जेस लगेंगे, फिर उस केस में वर्क परमिट लेने का कुछ फ़ायदा है नहीं पोलैंड का। फिर तो ये खाली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी रहेगा। ये नए जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। अब अभी से अगर कोई नया पोलैंड के लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है, पर अभी जितना इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, अभी कंडीशन सही नहीं है। पोलैंड का अवॉइड करो वर्क परमिट अभी अप्लाई करना। अभी रिजेक्शन रेट वगैरह भी हाई है और अभी आगे फर्दर क्या प्रोसेस है किसी को कुछ पता है नहीं। तो जो आने वाले टाइम में, जो नेक्स्ट ईयर अपकमिंग टाइम में बताने वाला हूँ उसको, जैसे अभी एक आधे साल में क्या पता कंडीशन सही हो जाए, थोड़ा पासपोर्ट का इशू ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। अगर बाद में कोई अपकमिंग टाइम में अगर कोई पोलैंड के लिए अप्लाई करेगा, तो उसके लिए आपको कहना चाहता हूँ कि मैं, आप अपना सबसे पहले अप्लाई करने से पहले अगर आपका 5 साल से कम की 5 साल, 3 साल, 4 साल इतनी आप अगर वैलिडिटी आप देख लें, क्योंकि ऐसा होता है एक फ्रेश पासपोर्ट में आप अप्लाई करते हैं जिसमें, जैसे मैंने अप्लाई किया था, मैंने 2020 में नया बनाया था, ठीक है। 2020 में मैंने नया इशू कराया तो मेरा 2030 तक का के लिए वैलिड है। तो अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आने वाले बहुत साल तक का। अगर जब 2 से 3 साल लास्ट के बचने लगते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस ऐसा है, अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के 1 साल तक का आपका 6-7 महीने आपका प्रोसेस होने में लग जाता है, जो आप 4 से 5 से 6 महीने आप मान के चलें, इतने में आपका वर्क परमिट आपके हाथ में आता है। फिर करते करते आपका अपॉइंटमेंट मिलने तक अगर किस्मत अच्छी हुई तो, अभी पहले तो खैर 1-1.5 साल रुकना पड़ता था, अब भी खैर कोई आपका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। किस्मत अच्छी रही तो पहले भी आ सकता है, अगर नहीं आई तो नहीं, किस्मत अच्छी रही तो खिंच भी सकता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 साल, 1-1.5 साल अगर आपका अपॉइंटमेंट आने में लग जाता है, ऐसा हो ना किसी के साथ बाय एनी चांस, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा 2 साल आपके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर लास्ट का 1 साल आपका बचा। जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा उसके 1 साल के 6 महीने, जब तक आप, जैसे ही आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा लगने के बाद जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होता है, उसके 3 महीने से 6 महीने तक आपका वर्क परमिट जो भी क्या कहते हैं अपना पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अब ऐसा है कि अगर उस टाइम पर अगर आपका वैलिड नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम ऐसा आएगा, वो लोग वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपका टोटल लॉस्ट ऑफ मनी एंड टाइम रहेगा। तो ये चीज़ का मेक श्योर करें। जो भी अभी न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई, अभी पोलैंड के लिए बाद में अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ का आप एक बहुत ध्यान देना कि आपका जो वैलिडिटी है, मेक श्योर करें टू बी ऑन अ सेफर साइड, 4 से 5 साल अपनी बचा के रखें उसमें। उसमें ऐसा होगा कि आने वाले टाइम पे 2-3 ज़्यादा आपको प्रॉब्लम तभी नहीं रहेगा। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा पुराना है तो आप रिन्यू करा लें, कोई इशू नहीं रहता, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है नहीं। और इसके अलावा दूसरी चीज़, अब क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, और जिसके साथ अभी प्रॉब्लम फेस हुआ है, जिसके पासपोर्ट चेंज हुए हैं, तो एक बार एम्बेसी को ईमेल मार्क करें। वो आपको वहाँ से रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि क्या करना है और आगे कैसे प्रोसीड करना है। अगर वो लोग कहते हैं अलाउ करते हैं तो फिर आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका सबमिशन भी हो जाएगा। अगर वो लोग ऐसा कहते हैं कि चेंज करो, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ का आपको मेक श्योर करना। अब ये कैंडिडेट थे, उनको ऐसा बोल दिया कि आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने हैं। अब पता नहीं आपको क्या कहते हैं, ये चीज़ का आप एक बार कॉन्फर्मेशन उनसे ले लें और फिर आपको आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, फिर आगे आपका प्रोसेस होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि आपका, किसी ने अभी पूछा था सर मार्कशीट और पासिंग सर्ट, मार्कशीट नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट है।
सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। 10-12 की आप मार्कशीट लगा रहे हैं तो पासिंग सर्टिफिकेट भी उसमें रिक्वायर्ड रहेगा आपका। अगर नहीं है तो नहीं बनाओ भाई, अपना जो भी अथॉरिटी है जहाँ आप डुप्लीकेट खो गई है तो फिर आप दोबारा एक बार इशू कराएं। और अगर किसी के पास 12th की मार्कशीट नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट है और दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो देख लें हम 10th का, अगर आपका पड़ा है 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों है तो 10th का लगा दो, 12th का मत लगाओ। ऐसा भी आप कर सकते हैं, पर इसमें आपको थोड़ा जस्टिफिकेशन वगैरह देना पड़ता है। वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ तो सही है, अदरवाइज 10th का भी आपका 10th पास है तो वो लोग भी लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 12th पास नहीं रहते, 10th पास रहते हैं, वो लोग भी अप्लाई करते हैं। पर डॉक्यूमेंट आपके सारे रिक्वायर्ड रहेंगे, चीज़ का आप मेक श्योर करना मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होगा। इसके अलावा कंपनी ने इसके अलावा किसी और ने अभी पूछा है कि कंपनी ने उनके बिहाफ में एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और वो अभी नहीं कर पा रहे हैं सबमिट। तो आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कंपनी ने आपके बिहाफ में सबमिट किया है तो आपका ईमेल आईडी उन लोगों ने यूज़ किया होगा। अगर आपका ईमेल आईडी यूज़ किया है तो उसमें आपका कॉन्फर्मेशन आ गया होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया होगा, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया होगा और वहाँ से आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि अगर आपकी फ़ाइल रिमूव हो गई है। इस केस में आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट ड्रॉ का वेट करना है। नेक्स्ट ड्रॉ में आप पे ईमेल आ जाएगा और अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से सबमिट नहीं करी है, तो उसका भी आप पे एक ईमेल आया होगा। ईमेल में आपका मेंशन किया होगा कि आपकी फ़ाइल रिमूव कर दी गई है, आपका कुछ डेटा इनअप्रोप्रिएट था, ऐसी ईमेल आई होगी आप पे। अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो ऐसा होगा, जब तक एक बार मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, जब तक आपकी फ़ाइल वहाँ से रिमूव नहीं हो जाती तब तक दोबारा आप वो मत करें, दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करें। इसमें प्रॉब्लम ये है कि डुप्लीकेसी हो जाती है, एक सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं वो लोग और वहाँ पे एक डुप्लीकेट आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप ऐसा करें, अगर एक बार वहाँ से रिमूव हो जाता है तो देन यू कैन अप्लाई यूजिंग न्यू ईमेल आईडी और पासवर्ड और न्यू ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन्फॉर्मेशन आप एक्यूरेट डालते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आपको ड्रॉ के लिए वेट करना पड़ता है। इसके अलावा द थर्ड क्वेश्चन इज, so many candidates are asking about this thing, the frequent changes are happening in the appointment date in Mumbai draw। अगर जो भी मुंबई में ड्रॉ अभी होने वाले हैं तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा आ रहा, पहले 28 थी, 28 में 12 साढ़े 12, 29 ऐसी थी शायद डेट, पहले मैंने भी चेक किया था 12 साढ़े 12 दिखा रहा था। उसके बाद जो वहाँ पे 28 उस दिन देखा तो फिर डेट चेंज हो गई थी 5 अक्टूबर, फिर 12 अक्टूबर कोई कह रहा है अभी प्रोसेस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना जो भी आपका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सबमिट कर लें। जब भी ड्रॉ होगा आप पे ईमेल आ जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करा है तो उसके बाद आपको ड्रॉ के दिन एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपका सक्सेसफुली आपका नेम आ जाता है तो दैट इज़ गुड, अपॉइंटमेंट डेट आपको बता देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट ड्रॉ का वेट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। अभी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको सेम प्रॉब्लम रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी न्यू प्रोसेस है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन है। देर माइट बी पॉसिबिलिटी दे वुड बी फेसिंग एनी शॉर्ट ऑफ टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल इशू, ऐसा हो सकता है। नया इम्प्लीमेंटेशन है तो प्रॉब्लम होता है। और जब भी ड्रॉ होगा तो आप पे ईमेल आ जाएगा। इसी मंथ हो जाएगा, जैसे न्यू दिल्ली लोकेशन पर 2 अक्टूबर को हो गया, वैसे सब लोगों के पास ईमेल आ गया था, वैसे ही आप पे एक ईमेल आएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा किसी ने मेरे से पूछा कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन शैनिकन अदर और स्टूडेंट वीज़ा। बनाऊंगा, अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक वन को में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। अभी बहुत टाइम है, जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे मैं वीडियो पोस्ट करते रहूँगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, नेक्स्ट काम यही करने वाला हूँ मैं। I'm gonna make a वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वीडियो वेयर I'm gonna discuss each and everything। और इसके अलावा किसी ने पूछा सर व्हाट टू मेंशन इशू डेट। इशू डेट में डिपेंड करता है भाई आप किस कैटेगराइजेशन पूछ रहे हो। आप पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी है, अगर पासपोर्ट का इशू डेट अगर आप देखें जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसमें जहाँ जब आपको इशू हुआ था, जो भी आप डेट में आपको मिला था वहाँ पे आपका मेंशन किया होगा। दे वुड हैव मेंशन बोथ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इशू डेट एंड the date of expiry। You can get the information from there। apart from that you will get the information regarding the place of issuance, that would be mentioned in your passport। you can check in the first page, everything is mentioned over there। इसके अलावा अभी किसी ने मेरे को पूछा है कि सर एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क परमिट। नेसेसरीली रिक्वायर्ड तो नहीं है, अगर आप पे हैं तो लगा दो, आप थोड़ी फाइल स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट समवन आस्क अबाउट द पासपोर्ट रिन्यूअल। अगर किसी ने कराया तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, पूछ लें आपको, और कोई कराने वाला तो एक बार कॉन्फर्मेशन ले लें इस चीज़ में, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे।
VFS के बारे में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर VFS में सबमिशन करा था 5th 6th को, अभी तक का रिजल्ट नहीं आया। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा है, अगर आपने VFS में सबमिट किया है तो रेफरेंस आईडी है, उससे आप ट्रैक करें और VFS वाली टीम को बोलें। अगर VFS में सबमिशन करा तो VFS इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंड रिजल्ट, क्योंकि अगर आपने वहाँ सबमिट किया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको सारा पूरा रिजोल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर मर्जर एक्विजिशन होते रहते हैं हर कंपनी में, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा और उसके बाद अगर एम्बेसी पूरा देख रही तो पहले जितना काम उन्होंने करा वही आपको पूरा करके देंगे, इसका चीज़ का आप मेक श्योर करें। और नए सबमिशन अब नहीं हो रहे VFS में, अब एम्बेसी के थ्रू हो रहे हैं सारे सबमिशन। और पुराना आपने सबमिट करा है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रैकिंग आईडी में सारा इन्फॉर्मेशन होगा। अगर एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा तो उसमें आपने पासपोर्ट डिस्पैच के लिए अगर कुरियर फैसिलिटी ऑप्ट करी है तो फिर आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी कि डिस्पैच हो गया आपका पासपोर्ट और आपके एड्रेस में चले जाएगा। जो आपका DHL और जो भी DTDC जो भी एक कुरियर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें एक ट्रैकिंग आईडी होता है, वहाँ से आप अपना जो भी आपका पार्सल है, जो भी आर्टिकल है, उसका शिपमेंट ट्रैक कर सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इन प्रोग्रेस है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और नहीं तो गिव अ कॉल टू VFS, दे विल लेट यू नो। और टाइम लग ही जाता है इसमें भी, जो भी इनका स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करके इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट समवन आस्क अबाउट द अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन, दे सेड अगर हम D कैटेगरी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर हमें अकोमोडेशन कंपनी दे रही है तो उसमें क्या बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रहेगा? येस, दैट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। अगर आप D कैटेगराइजेशन के अंदर जाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि सारी कंपनी मेनली अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। अकोमोडेशन के बाद आपका फूड का आपको खुद देखना पड़ता है, 1 महीने का ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, फ़्लाइट के टिकट्स हैं, उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है। और तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द क्वेरीज दैट आई रिसीव्ड येस्टरडे। और इसके अलावा अगर कुछ क्वेरीज वगैरह आती हैं तो मैं कल दोबारा सेपरेट एक वीडियो बना के सेशन बना दूंगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट टुडे इफ़ आई गेट टाइम अराउंड 3 PM तभी एक मैं ऐसा करूँगा कि जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे फिल करते हैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी शेयर कर दूंगा। और इसके बाद अब आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बाद फर्दर प्रोसेस के बारे में बोलूँ तो BCC के बारे में आपको बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कितना टाइम पे आता है, आई लेट यू नो अबाउट दैट एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपका जैसे अपॉइंटमेंट आ जाता है तो फिर आपके क्या फर्दर प्रोसेस होता है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, कितनी आपकी वीज़ा की फ़ी लगती है और कितना आपको अपॉइंटमेंट का चार्ज करना पड़ता है, कितना टाइम का आपको वेट करना पड़ता है, क्या सबमिशन स्लिप होती है, और इसके अलावा आई लेट यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और फिर री-अपील का प्रोसेस होगा तो उसके बारे में बता देंगे। और देन जो भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं आई लेट यू नो, और क्वेरीज वगैरह आती रहेंगी तो फिर उसके बेसिस पे हर दिन एक सेशन बनाते रहूँगा जिसमें अगर किसी को भी डाउट्स हैं तो आई क्लेरिफाई देम। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई थिंक वी आर गुड टू गो। और देखते हैं अब इसके बाद 3 बजे के टाइम पे एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, अंटिल गुड बाय।